क्या आपको पता है कि फॉलो अप आफ्टर कैंसर क्यूरेटिव ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। बहुत पेशेंट आते हैं जो फॉलो अप डिसकंटिन्यू कर देते हैं या मॉनिटरिंग जो रेगुलर इंटरवल में डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और लॉस टू फॉलो अप हो जाता है। इस वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो आज जानेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर संचन मंडल, सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कोलकाता में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और वाइटल टॉपिक लेके थोड़ा डिस्कस करेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज शेयर सब्सक्राइब विथ योर ऑल फ्रेंड्स सो दैट मेरा जो इंफॉर्मेशन है वो सबको मिले। फॉलोअप मीन्स जो ऑन्कोलॉजिस्ट और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ है उसके पास रेगुलर बेसिस पे आते रहना है, एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंट इंटरवल में। अभी ये जो ग्रॉस फॉलोअप है ये कॉमन है सब कैंसर में। हालांकि साइट वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो कैंसर का रिकमेंडेड फॉलोअप है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सिक्वेंट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी जान लेते हैं कि ग्रॉस फॉलोअप का क्या मतलब होता है। ग्रॉस फॉलोअप का मतलब है कि पहला 3 साल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए 3 मास या 4 मास, 3 मंथ्स या 4 मंथ्स इंटरवल में मॉनिटरिंग करना जरूरी है। और या मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जिसके पास आपका ट्रीटमेंट हुआ है उसके पास आना है। अगर 3 साल पार हो गया, चौथा और 55वां जो साल है उसमें आपको 6 मंथ्स इंटरवल में आना पड़ेगा। दैट मीन्स एवरी 6 मंथली, छठा महीना में आना पड़ेगा। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 5 इयर्स एनुअली, ईयरली एक बार विजिट करना आवश्यक है। तो हम लोग जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कुछ कुछ पैरामीटर सिलेक्ट किया है, इट इज रिकमेंडेड इन द गाइडलाइन। कुछ मार्कर स्पेसिफिक है, कुछ इमेजिंग है, कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। ये सब टूल्स के माध्यम से हम लोग जो पेशेंट्स जिसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, कैंसर फ्री हो गया, उसको हम लोग लॉन्ग टर्म फॉलोअप करते हैं। फॉलोअप क्यों करना चाहिए? फॉलोअप क्यों करना चाहिए? क्योंकि नंबर वन जो कॉज है कि पेशेंट का, अगर जो कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट होके पेशेंट क्योर हो गया, उसका रिलैप्स हो रहा है कि नहीं, वापस आ रहा है कि नहीं, वो जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अंदर ही और एक इंपॉर्टेंट है कि नया कैंसर कुछ डेवलप हो रहा है कि नहीं, वो जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज किसी का ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, पेशेंट लॉस टू फॉलोअप हो गया, हो सकता है कि पेशेंट को सेकेंड मेलिग्नेंसी डेवलप हुआ और पेशेंट ओपीडी में पेशेंट प्रेजेंट किया पारवेजिनल ब्लीडिंग लेके, आफ्टर पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, या जिस पेशेंट का मेनोपॉज हो चुका है उसका पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग लेके पेशेंट कभी भी सीएस सर्विक्स और एंडोमेट्रियम कैंसर लेके पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। या जिस पेशेंट का हेड एंड नेक कैंसर जिसका ऑलरेडी ट्रीटमेंट हो चुका है, हेड एंड नेक कैंसर मोस्ट कॉमन चांस ऑफ ब्रेकर्स इन इनिशियल 2 to 3 years। सो रिकरेंस चांस एक तो वापस आ सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, ड्यू टू द फील्ड कैंसराइजेशन इफेक्ट। जे तो इंसल्ट हुआ है सेम एपिथेलियम में, फील्ड कैंसरेशन इफेक्ट के लिए पेशेंट का लंग कैंसर या इसोफेजियल कैंसर भी लेटर सब्सिक्वेंट ईयर्स या कमिंग ईयर्स में डेवलप हो सकता है। तो ये सब पकड़ने के लिए हम लोगों को पेशेंट को क्लोज फॉलोअप में रखना जरूरी है। और पेशेंट को ये जो हम टूल्स बताए, इस टूल्स के हम लोग ये पेशेंट अगर रिलैप्स हुआ या नया कोई कैंसर डेवलप हुई, इसको हम लोग पकड़ सकते हैं। इसके बाद जो इश्यू आता है कि पेशेंट का कोई भी, पेशेंट का सपोज कंप्लीट हुआ है ट्रीटमेंट, इसका अगर साइड इफेक्ट देखना है कि लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट डेवलप हो रहा है कि नहीं, ये जानना बहुत ही जरूरी है। सपोज किसी पेशेंट का रेडिएशन हुआ है, सपोज ब्रेन रेडिएशन हुआ है, सपोज पेशेंट का कोई भी ब्रेन ट्यूमर है, या सपोज पेशेंट का कोई भी शरीर का और कोई हिस्से में कैंसर हुआ है, सपोज लंग कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर जो दिमाग में फैल गया है, ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट जिसका ब्रेन ट्यूमर है, तो ब्रेन में मेट्स है, हो सकता है, तो उसके लिए पेशेंट का रेडिएशन मिला है। हो सकता है कि इन द लॉन्ग रन और ड्यूरिंग द फॉलोअप पेशेंट में डेवलप कॉग्निटिव इफेक्ट्स। कॉग्निटिव इफेक्ट्स क्या, न्यूरो जो लॉजिकल कुछ सिम्टम्स है जिसके लिए पेशेंट का सोचने का जो पावर है, बोलने का जो पावर है, पेशेंट का जो सोच इनटू द डिप्रेशन ऑफ द सीएनएस मैनिफेस्टेशन। सपोज किसी पेशेंट का केमोथेरेपी मिला है जिसका कार्डियोटॉक्सिक कुछ इफेक्ट्स है, और हम लोग पेशेंट्स लॉस टू फॉलोअप हो गए और मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर के पास नहीं आ रहा है, कार्डियक टॉक्सिसिटी, और वन फाइन मॉर्निंग और वन फाइन नाइट पेशेंट में लैंड इनटू द एक्यूट कार्डियक सिम्टम और एक्यूट माइक्रोडल इन्फेक्शन और कार्डियक
हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, ये लेके पेशेंट इमरजेंसी में अटैक प्रेजेंट कर सकता है। तो ये सब चीज हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं ऑन रेगुलर फॉलोअप और रेगुलर मॉनिटरिंग, क्लोज मॉनिटरिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ द ऑन्कोलॉजिस्ट। और क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सपोज पेशेंट का लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट हुआ है, पेशेंट बहुत कुछ ट्रीटमेंट झेले है, पेशेंट का केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी हुआ है, इसीलिए पेशेंट का ऑलरेडी साइकोलॉजिकल डिमोटिवेटेड है। तो लॉन्ग रन में अगर पेशेंट हम लोग के पास नहीं आ रहा है रेगुलर बेसिस पे, पेशेंट का हो सकता है कि पेशेंट का एनी एंजाइटी डेवलप हुआ, पैनिक अटैक डेवलप हुआ, पेशेंट का लॉन्ग टर्म कोई डिप्रेसिव सिम्टम्स डेवलप हुआ। इसका कुछ अगर अर्ली साइंस हम लोग देखते हैं तो हम लोग को जो पैलिएटिव केयर सपोर्ट ग्रुप है जिसमें साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट है, हम सही टाइम पे उसको हम लोग रेफर कर सकते हैं, पेशेंट को उसको हम लोग नॉर्मल लाइफ और नॉर्मल जिंदगी पे फिर से वापस ला सकते हैं। इसके बाद क्या हो सकता है? पेशेंट का जिस पेशेंट्स का हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट किया है उसका फूड इनटेक सही हो रहा है कि नहीं वो मॉनिटर कर सकता है। सपोज पेशेंट का लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट हुआ है, उसके लिए पेशेंट का 5 to 6 kg वेट लॉस हो गया। अभी पेशेंट अगर लॉस टू फॉलोअप हो जाएंगे तो वी कैन नॉट मॉनिटर द वेदर पेशेंट हैज गेन द प्रॉपर वेट अकॉर्डिंग टू द BSA, बॉडी सरफेस एरिया, और पेशेंट का सही BMI है कि नहीं, जो पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए भी हम लोग को ये देखना बहुत ही जरूरी है कि पेशेंट का वेट गेन कैसा रहा है, पेशेंट का साइकोलॉजिकल मॉडिफिकेशन कैसा है, और एक इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंट का फिजिकल एक्टिविटी। ये डाटा में देखा गया है कि अमेरिकन एंड यूरोपियन डाटा जिसमें देखा गया है कि पेशेंट अगर फिजिकल एक्टिविटी ये में इंक्लूडेड है, उसमें अगर वो लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करे, देयर इज अ 8% इंक्रीज इन सर्वाइवल बेनिफिट ऑफ द पेशेंट। तो जिस पेशेंट का क्यूरेटिव इंटेंसिव ट्रीटमेंट हुआ है उस पेशेंट बेनिफिट मिल सकता है ओवरऑल सर्वाइवल में ही, अगर पेशेंट प्रॉपर एक्सरसाइज प्रोग्राम में भी है। मेरा एक्सरसाइज प्रोग्राम कहाँ कैसा है वो मेरा दूसरा वीडियो में आप देख सकते हैं। जो जिन्होंने नहीं देखा दे मस्ट सी इट, वॉच इट टिल द एंड। ये सब हो गया ग्रॉस प्रोस्पेक्ट के फॉलोअप क्यों जरूरी है, मॉनिटरिंग क्यों जरूरी है, इवन पेशेंट क्यूरेटिव इंटेंट में ट्रीटमेंट हुआ है। सपोज पेशेंट्स का ऐसा नहीं है कि पेशेंट का इन्फेक्शन हुआ है, 7 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स दिया और पेशेंट पूरा ठीक हो गया और पूरा जन्म में और डॉक्टर का साथ नहीं मिलना है, ऐसा नहीं है, ये मत करना। ऑन्कोलॉजी में जिस डॉक्टर के पास आपका मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आपका ट्रीटमेंट हो रहा है उसके साथ बने रहना है, चाहे कि उसके साथ 10 साल या 20 साल। क्योंकि ब्रेस्ट का सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट का सपोज अर्ली लोकलाइज डिजीज था, पेशेंट का क्यूरेटिव इंटेंट में ट्रीटमेंट हुआ है, पेशेंट हो सकता है डॉक्टर के पास 20 साल या 25 साल मॉनिटरिंग के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट का मैंने जैसे ही बोला कि रिलैप्स ऑफ द डिजीज और डेवलपमेंट ऑफ द न्यू डिजीज वो पकड़ने में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉलोअप और मॉनिटरिंग आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट ये लेकर कोई भी मन में कोई शक है या कोई भी आपका क्वेश्चन है, प्लीज मेरे ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। और प्लीज सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियोस सो दैट योर ऑल द रिलेटिव्स फ्रेंड्स जो है उसको भी ये इंफॉर्मेशन मिले और कैंसर अवेयरनेस जो प्रोग्राम मेरा है इसको इसके एक पिलर सपोर्ट मिले। नमस्ते, सुस्त रहिए, अच्छा रहिए।